माता की भारत माता की आज बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय के अवसर पर आज रसूलाबाद विधानसभा में मनाए जा रहे बंगाल विजय उत्सव में मंच पर उपस्थित हमारे रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक महेंद्र संखवार जी, पूर्व विधायक भाई कमलेश दिवाकर जी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद आदरणीय किशन दुबे जी, ब्लॉक प्रमुख झीझक भाई कमल शर्मा जी, जिला पंचायत के सदस्य भाई डॉक्टर पुरीत जी, जिला पंचायत सदस्य भाई ऋषि सिंह जी, संचालन कर रहे भाई जीतू त्रिपाठी जी, रसूलाबाद नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई देवशरण जी और हमारे नगर पालिका झीझक के अध्यक्ष भाई सोनू तिवारी जी, भाई ब्रजेश जी, हमारे सभी उपस्थित यहाँ के मंडल अध्यक्ष। बंगाल की बात शुरू हो रही है तो मंडल अध्यक्ष से शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ हम लोग अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष को अध्यक्ष बोलते हैं और वहाँ अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं। मैंने प्रदेश अध्यक्ष को राज्य सभापति, जिला अध्यक्ष को जिला सभापति और मंडल अध्यक्ष को मंडल सभापति, बूथ अध्यक्ष को बूथ सभापति। तो मंडल अध्यक्षों में चूंकि मंडलों की बैठकें लेने जाना होता था तो शुरू में तो मंडल अध्यक्ष निकलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मंडल सभापति की जब बात आती थी तो फिर ध्यान हमें पंकज दुबे का याद आता भाई, चूंकि ये मंडल अध्यक्ष के पति तो यही पीछे बैठे हम किस्सा सुनाएंगे। ऐसे ही मजाक की बात। अब जैसे आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर हमको चूंकि यूथ ने ही हमें कन्नौज का लीडर बनाया, नेता बनाया, सब छोटे भाई लोग हमको दादा ही बोलते हैं। मैंने घर में भी मेरे भाई लोग जो है दादा बोलते हैं, तो बाहर से धीरे धीरे सब लोग दादा ही बोलने लगे। अब हम जब बंगाल गए तो वहाँ भाई को दादा बोलते हैं, तो वहाँ मतलब लगभग हर व्यक्ति दूसरे को दादा ही बोलता है, महिला को दीदी और पुरुष को दादा। हमारे साथ में जो कार्यकर्ता जो चलते थे, जो कार्यकर्ता चलता था तो पीछे गाड़ी में बैठता था तो वो फोन पे बात कर रहा किसी से दादा, उसने बोला बात करते करते बोला दादा, तो हमको बोला, हमने बोला देखा तो वो फोन पे बात कर रहा है। फिर वो बोला दादा, फिर हमने पलट के देखा वो देखा किसी से फोन पे बात कर रहा है। अब जब उसका फोन कट गया उसने 3-4 बार दादा का, 3-4 बार हमने मुड़ के देखा और जब उसका फोन कट गया तो हमने उससे कहा हमने यहाँ जिसको देखो वो दादा, जिसको देखो वो दादा, कन्नौज में अकेले दादा। क्या है ये बंगाल का जो चुनाव था, बंगाल में चुनाव इस बार केवल चुनाव नहीं था, बंगाल में चुनाव धर्म युद्ध के जैसा था, धर्म युद्ध। और जब हम लोग बात धर्म युद्ध की कर रहे हैं तो इस प्रकार की वास्तव में वहां के ऊपर स्थितियां थी। 30% पॉपुलेशन वहां के ऊपर। आज इस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है। 30% पॉपुलेशन वहां पर मुसलमानों की, उसमें भी सबसे ज्यादा घुसपैठिया और बांग्लादेश से होने वाली वो घुसपैठ वहां किस प्रकार से डेमोग्राफी को बदल रही थी। 23 जिले मुस्लिम बाहुल्य हो गए। अब जहां के ऊपर भी मुस्लिम बाहुल्य हो जाता है 40-50% तक भी, जिस गांव की भी मैं बात कर रहा हूं, मैं देश भर के, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, मैं देश भर के हर गांव गली मोहल्ला, आप आपके रसूलाबाद में भी इंक्लूड कर लो, जहां के ऊपर भी मुस्लिम आबादी 40-50% हो गई होगी, वहां के ऊपर हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया होगा, पलायन शुरू कर दिया होगा।
रसूलाबाद में कितने ही मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर आज से 20 साल 25 साल पहले हिंदू रहते थे, एक और नहीं है, सब पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी यही स्थिति, धीरे धीरे 23 जनपद पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल हो गए, और जो 23 जनपद मुस्लिम बाहुल हो गए, वहां के ऊपर से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। अब यहाँ के ऊपर यदि परिवर्तन नहीं होगा तो बांग्लादेश के जैसे स्थितियां इस बंगाल के भीतर भी बन जाएंगी। अकेले मालदा में आपने देखा होगा, मालदा में की घटना ने पूरे देश को आकर्षित किया था। मालदा में जो SIR के काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भेजे गए 7 न्यायिक अफसर, जिसमें कि वहां के ऊपर महिलाएं भी थी, एक छोटा सा बच्चा भी एक महिला के साथ में 5 वर्ष का था। हजारों की भीड़ ने आकर वहां के ऊपर ब्लॉक परिसर को घेर लिया और उसके बाद आग लगाने की तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश हो रहा था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फोन कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। DGP, प्रमुख सचिव, जिला का पुलिस अधीक्षक, वहां का जिले का जिलाधिकारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा। रात के 12 बजे जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब वहां के ऊपर सेंट्रल फोर्सेस के साथ में जब लोग पहुंचे तो वो सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर भी हमला हुआ, गाड़ियों को तोड़ा गया। इस प्रकार की स्थिति हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान है कि बांग्लादेश समझ में नहीं आ रहा था। इस प्रकार के हालात वहां के ऊपर थे, गांव-गांव इस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी और राजनीतिक रूप से हिंसा, वास्तव में ऐसी हिंसा तो कहीं देखी नहीं। हालांकि हम लोग भी उस क्षेत्र से गए, हम लोग भी 2017 में पहले आपने देखा होगा, यहाँ पर भी समाजवादी गुंडों का किस प्रकार से आतंक था। रसूलाबाद का तो मैं उदाहरण देकर एक बार नहीं कितनी बार बोला, मैं कितने ही गांव में यहाँ के ऊपर गया हूँ, कितने ही गांव में कि जिस गांव में लोग कहते थे भैया वोट दे देंगे, मेरे घर नहीं आना, झंडा नहीं लगाएंगे भाजपा का, नहीं तो पता नहीं गांव में रहने वाला कोई गुंडा उसके साथ में क्या कर देगा। इस प्रकार की स्थिति बंगाल में भी, इस प्रकार की स्थिति कि मैंने जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उसका मकान जला दो, जिसने भारतीय जनता पार्टी का वोट किया मैंने एक कार्यकर्ता की पत्नी को नंगा करके 4 घंटे के ऊपर खड़ा किया गया। कितने ही कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में मैं था, मैं एक कार्यकर्ता हमारे उसके घर वालों को मारकर उसकी माता के ऊपर पेशाब तक किया गया। इस प्रकार का अनाचार अत्याचार, कितने लोगों के मकान फूंक दिए गए, कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया। 300 से अधिक लोग जब अपने प्राणों का बलिदान दिया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तब जाकर आज बंगाल में यह स्थिति आई है। तो निश्चित रूप से तो चुनाव करो या मरो का चुनाव था, इसीलिए मैंने कहा चुनाव था ही नहीं। इस बार चुनाव नहीं था बंगाल में, इस बार तो बंगाल के भीतर वह धर्म युद्ध था और वह युद्ध इस स्थिति का युद्ध था जिसमें जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जिसमें जीत के अलावा कोई दूसरा जीतना ही था, यह संकल्प था, यह जीतना था इस बंगाल की सभ्यता को बचाने के लिए, वह जीतना था बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए। क्योंकि यह चुनाव यदि हम बंगाल में नहीं जीते तो वास्तव में वो बंगाल जिसके लिए हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक लंबा संघर्ष किया था, वो बंगाल के पुत्र तो सही थे, लेकिन वो साथ साथ आज जो बंगाल, पश्चिम बंगाल जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसका आंदोलन के प्रणेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, न तो आज जो बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है या बंगाल भी बांग्लादेश में चला गया होता। वो वास्तव में उसको बचाने का काम यदि किसी ने किया था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बिहार, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में बन गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन बंगाल में, वो बंगाल जहाँ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। या निश्चित रूप से आज जहाँ के ऊपर जो हमने सरकार बनाई है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से वहां के ऊपर जो स्थिति है, हम लोग जब वहां के ऊपर गए तो आपने देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के ऊपर कोई कार्यक्रम होता है, हम निश्चित खुलेआम चले आते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन वहां के ऊपर लोगों के अंदर डर था, और वो जो डर था कि लोग भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में नहीं आ सकते थे,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं आ सकते थे, इस प्रकार का डर था। एक एक गुंडा गांव गली में रहने वाला वो नजर रखता था कौन भाजपा की रैली में जा रहा है, कौन भाजपा की मीटिंग में जा रहा है, और जो भाजपा की मीटिंग में चला जाएगा उसके घर का किसी ने गैस की लाइन काट दिया, किसी ने पानी का लाइन काट दिया, किसी ने बिजली का लाइन काट दिया। वही जो हमारे सबके बीच में हम लोगों ने समाजवादी सरकार में देखा था, उससे भी बुरी स्थिति उस बंगाल के भीतर थी। लेकिन एक जब मेरे लोगों का शुरू में गए तो जब इस प्रकार की स्थितियां देखी, माने हम लोग मंडल की बैठक करते थे, मंडल की बैठक में उपस्थिति मात्र 20% होती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग घरों में गए, हम लोगों ने घर घर संपर्क अभियान शुरू किया, और जब घर घर संपर्क अभियान शुरू किया तब जाके उत्साह हम लोगों का भी और हमारे वहाँ कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ा कि लोगों ने जिस प्रकार का जन समर्थन दिया। इस बार ये वाले हम लोग जाते थे, एक ही बात बोलते थे, ए दादा ये वाले बंगाल परिवर्तन करो, दादा ये वाले बंगाल दीदी ये वाले बंगाल परिवर्तन करो, और वहाँ से एक ही आवाज आती थी, जाइए अपना काम हम लोग इस बार करेंगे। और तब जाकर वहां से हम लोगों को यह पूरा विश्वास मन में पैदा हुआ कि नहीं, इस बार बंगाल में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर वास्तव में लेकिन जब पार्टी की जो सबसे बड़ी चिंता का विषय था वो यही था कि यहाँ लोग यदि निकलकर बूथ तक पहुंच गए, मतदान तक पहुंच गए तो बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यदि लोग घर से निकले ही नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा? तो यदि लोगों को घर से निकालना है तो सबसे पहले उनके अंदर का डर निकालना है। और फिर आपने देखा होगा उस डर निकालने के लिए कार्यकर्ता तो लगे ही थे, लेकिन उसको डर को निकालने के लिए चुनाव आयोग ने भी अपना काम किया, उस डर निकालने के लिए सेंट्रल फोर्सेस ने भी अपना काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम यदि किसी ने किया है तो वो किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मैं 15 दिन यहीं रहूंगा दीदी, और दीदी तुमको हरा कर जाऊंगा। और जब 15 दिन का जो मैसेज आया वो गांव में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्साहित कर गया कि अब तो गृह मंत्री हमारे यहाँ है, और जब गृह मंत्री 15 दिन यहाँ के ऊपर बैठेगा तो किस साले गुंडे की हैसियत इस कार्यकर्ता की तरफ से दिखाएगा। और वह जो डर निकला तो निश्चित रूप से वह डर निकला है या अमित शाह जी के इस एक बयान से, और फिर जिस प्रकार से वहां के ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो आयोग ने भी कमर कसा था। न तो आपने देखा होगा, आप इतिहास उठाकर, यहाँ तो सब लोग तमाम सारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं, आप देखो इतिहास उठाकर, आप गूगल से पूछ लेना, गूगल में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बंगाल में जब भी चुनाव होता था तो मतदान पहला तब होता था जब 40-50 लोगों की लाशें गिर जाती थी। मैंने बंगाल का चुनाव ही कभी बगैर लाशों के हुआ ही नहीं। एक चुनाव में सैकड़ों लोगों की मौतें, किस प्रकार से वहां के ऊपर हिंसा, न जाने कितने घायल, और चुनाव के बाद में कितने गांव लोगों को छोड़ने पड़े थे। 2021 के चुनाव में आप सबने देखा होगा, पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है कि जिस चुनाव में एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार का पहली बार चुनाव कराने का काम वहां के ऊपर आयोग ने किया है। मित्रों, मुझे बंगाल में जो सबसे अच्छी चीज लगी, बंगाल में किसी प्रकार का जाति का भेदभाव नहीं है। अगला पिछड़ा SC/ST लोग हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और वहां के ऊपर शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन के पीछे भी सबसे बड़ा कोई कारण है तो मैं अभी जो मानता हूं वह है बांग्लादेश में घटी घटनाएं। आपने ध्यान दिया होगा, शायद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, साल 1.5 साल पहले किस प्रकार से बांग्लादेश में अत्याचार हुए थे, वहां के हिंदुओं को किस प्रकार से वहां के ऊपर उनके साथ अनाचार हुए थे। किसी को मारकर पेड़ पर टांग दिया, किसी को मारकर पुल के ऊपर लटका दिया, किसी को मारकर जिंदा जलाकर उसको कूड़े की गाड़ी में भरकर पूरे गांव में इसलिए घुमाया कि दहशत आ जाए। वह दीपू नाम का युवक, उसको तो पेड़ पर लटकाकर नीचे आग जलाकर उसको जिंदा जलाने का काम हुआ। महिलाओं के साथ जितने विमर्शता से उनके साथ में बलात्कार हुए, हम लोगों ने विजुअली देखा। मित्रों, कहानी तो हम लोग पढ़ते थे, कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों ने किस प्रकार के वहां के ऊपर अत्याचार उनके ऊपर सिर्फ इसलिए हुए कि वह हिंदू थे, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार होते थे। अत्याचार इसलिए होते थे वो मंदिर जाते थे, अत्याचार इसलिए होते थे वो होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे,
इसलिए उनके ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार होते थे, और वह जो अत्याचार उनके ऊपर होते थे उसकी कहानियां लोग सुनते थे, लेकिन कहानियों पर लोग विश्वास नहीं करते थे। खासकर हमारे देश के वो तमाम सारे सेकुलर लोग जो केवल वोट के लालची है, सत्ता के लालची है, हमारे देश का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे परिवार के भविष्य का क्या होगा, उनकी चिंता नहीं है। बस सत्ता हमें कैसे मिल जाए, चंद पैसे हमको कैसे मिल जाए, इसकी सोच रखने वाले लोग वह कभी उस चीज को सोच ही नहीं सकते। वह जो लोगों ने खेला है, लेकिन पहली बार लोगों ने देखा, खासकर वो बंगाल का वो भद्रलोक, जो भद्रलोक अपने आप को सेकुलर कहा करता था, वह भद्रलोक ने जब बंगाल में घटने वाली घटनाओं को जब विजुअली देखा, मोबाइल पर देखा, टीवी के ऊपर देखा, और जब उसके किस्से विजुअली देखे लोगों ने, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ। और यकीन नहीं हुआ, फिर वह जो घटना बंगाल में दीपू के साथ घट रही थी, वो उसको अपना भविष्य लिखने लगा कि हमारे साथ दिया होगा। या बांग्लादेश से आने वाली यह भीड़ जो घुसपैठिया जो बंगाल के भीतर आ रहे हैं, और बंगाल के भीतर यह सरकार या सत्ता उनका वोट के लालच में उनका आधार बना रही है, उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर रही है। आखिर ये क्या होगा जब डेमोग्राफी बदलेगी? तो भारत का भी भविष्य बदलेगा। जब मंदिरों में घंटियां बंद हो जाएंगी, बंगाल की स्थिति बदली रही थी, वहां के ऊपर मां दुर्गा की यात्राएं रोकी जाने लगी, भगवान श्री राम की रामनवमी की यात्रा के ऊपर प्रतिबंध लगने लगे, दुर्गा पूजा का बड़ा वहां के ऊपर सरस्वती पूजा का माहौल होता है, और सरस्वती पूजाएं भी स्कूलों में बंद की जाने लगी। खासकर मुस्लिम बाहुल्य हर जिले में, हर विधानसभा में इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। तो मित्रों, यह सब बड़ा कारण था जो बंगाल वासियों को जब अपनी संस्कृति खतरे में पड़ी दिखाई पड़ी, तब उन लोगों ने परिवर्तन किया। और आपने देखा होगा, परिवर्तन तो बंगाल में हुआ, परिवर्तन बंगाल में हुआ, लेकिन झटका उसका बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में भी लगा है। आपने देखा होगा, तो झटका किसको लगा है? वो झटका लगा हमारे कन्नौज के सांसद को। वो झटका क्यों लगा है? वैसे तो 2017 हारने के बाद से लगातार रोज सपने में वो मुख्यमंत्री बनते ही बनते हैं, लगातार बनते हैं। 2024 के चुनाव के बाद वो तो सपना हमें लगता है दिन में भी थोड़ा ज्यादा सोते हैं। आपने देखा होगा, योगी जी कहते हैं 12 बजे सो के उठते हैं, तो योगी जी 12 बजे इसलिए सो के उठते हैं, मुख्यमंत्री आपको कम से कम सोते सोते मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा टाइम तक उनको फील होता है वो मुख्यमंत्री रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक सोते हैं, ज्यादा सपना देखते हैं। तो लेकिन वो सपना उनका, वो सपना बंगाल का इलेक्शन आने के बाद सपना ही टूट गया। वो सपना क्यों टूट गया? और उन्हें लगने लगा कि बंगाल में जो हो गया है, बंगाल में जो कमाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जब बंगाल में कर दिया है तो उत्तर प्रदेश कहाँ बचने वाला है? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। इसलिए मित्रों, मैं सिर्फ यही कहते हुए, ये तेरी जाति, ये मेरी जाति, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, ये ऊंची जाति, ये नीची जाति, या अगली जाति, या पिछड़ी जाति, हमको इसने बर्बाद किया है। हमारे देश के विभाजन का कारण ही हमारे बीच का जातिवाद है। आज पाकिस्तान नहीं होता, आज बांग्लादेश नहीं होता, यदि हम लोग जातियों में विभाजित नहीं होते, आज इस प्रकार के जिहादी नहीं होते, या आतंकवादी नहीं होते, या जो काफिरों को मारने वाले या आतंकवादी नहीं होते, यदि हम लोग जातियों में विभाजित नहीं होते। और एक बात याद रखना, जो भारत, जो अखंड भारत की हम बात करते थे, लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ये भाजपा का प्रोपेगेंडा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी आपको हकीकत बताती है, आपको हकीकत समझाती है। इस देश में आपका वर्चस्व तभी तक है जब तक आप 80% हो, और जिस दिन भी आप विभाजित हो जाओगे 2%, 4%, 6%, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सामने वाली की संख्या देश में 20% हो गई है, 20% हो गई है। इस बात को समझना। तुम्हारे यहाँ तो एक ही दो होते हैं, पहले होता था ना हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे दो का भी नारा आगे बढ़ गया है। अब हम दो हमारे एक ही है। अब भैया तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ एक ही है, सामने वाले के यहाँ तो 12 है। कैसे लड़ोगे, कैसे मुकाबला करोगे? और उसमें भी यदि अपने भाई से भी लड़ जाओगे, भाई तुम्हारा साथ खड़ा नहीं होगा। भाई माने हम सब जातियां, यदि हम जातियों में विखंडित हो जाओगे, अपने भाई से भाई अलग हो जाएगा, तो बताओ कल अगर मेरे ऊपर संकट आएगा
तो परसों संकट से बचने वाले तुम भी नहीं हो, बचने वाले तुम भी नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है, हम बात कहते हैं कि एकजुट रहो, एकजुट रहो। अरे तुम्हारे भी राम है, हमारे भी राम है, तो राम को मानने वाले इकट्ठे रहो। तुम्हारे भी महादेव है, हमारे भी महादेव है, महादेव को मानने वाले इकट्ठे रहो। तुम भी देवी की पूजा करते हो, हम भी देवी की पूजा करते हैं, देवी को पूजने वाले इकट्ठे रहो। तुम भी बजरंगबली की पूजा करते हो, हम भी बजरंगबली की पूजा करते हैं, पूजा करने वाले इकट्ठे रहो। अरे कोई किसी की पूजा करता है, लेकिन वो सनातनी ही पूजा करता है, इसके अलावा कोई पूजा नहीं करता है। पूजा करने वालों को काफिर समझता है और काफिरों को मारने के अलावा उनके पास में कोई दूसरा उनका लक्ष्य ही नहीं है। इस बात को समझना होगा। कितनी बड़ी लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। मैं जब इस बात को कहता हूं तो सोचो मित्रों, यह भारत जो अखंड भारत आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जो सब एक हुआ करता था, आज आधी आबादी हमारे बराबर की हो गई है। यदि भारत की बात न करो, भारत को पुराने भारत के रूप में देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आधी आबादी हो गई है, आधी आबादी। तो समझो कि खतरे में हो। कब तक खतरे में हो? जब तक एकजुट नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए मजबूरी है, मजबूरी मित्रों, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है जो न्याय कर सके। वो सबको वोट दिखता है, वोट। अपराधी मुसलमान है तो छोड़ दो, अब आतंकवादी मुसलमान है तो छोड़ दो। वादी मुसलमान कोई भी यदि अपराध करता है तो उसको बख्श दो। इस सोच को रखने वाले लोग, यही अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनते ही पहला फैसला जो किया था वो यह किया था, जेलों में बंद दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ दो। अब जब दुर्दांत आतंकवादी वो कौन थे? वो जेल में जो बंद थे, वो बंद थे जिन्होंने संकट मोचन मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला विस्फोट किया था, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। वो आतंकवादी थे जिन्होंने सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला किया था। वो आतंकवादी थे जिन्होंने अयोध्या के रामलला मंदिर के ऊपर जिन्होंने आतंकवादी हमला किया था। वो आतंकवादी थे, उनको छोड़ने की सिफारिश अखिलेश यादव ने की। आपने देखा होगा किस प्रकार के दंगे होते थे, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ के ऊपर हिंदुओं की आबादी कम है या बराबर है, किस प्रकार के अन्याय अत्याचार उनको झेलने होते थे। कोई बिरादरी बची नहीं थी जिसके ऊपर अत्याचार न हुए हों। इसलिए मित्रों, हम सबके पास में भारतीय जनता पार्टी है जो हमको एकजुट करने की बात करती है, और उसके बाद फिर अपराधी को जाति से नहीं देखती है, अपराधी को संप्रदाय से नहीं देखती है। वह अपराधी यदि मुख्तार है तो भी ऊपर जाएगा, अतीक है तो भी ऊपर जाएगा, और बचना विकास हुए भी नहीं पाएगा। अपराधी है, अपराधी ऊपर जाएगा। मित्रों, हमने अपराधी की कभी जाति से नहीं देखा। अपराधी ने अपराध किया, अपराधी को ऊपर पहुंचाने का काम किया। इसलिए मित्रों, मैं यही बात कहते हुए आज मुझे इस इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। जब बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में मेरा भी अंशदान हुआ है। एक गिलहरी सहयोग मैंने भी वहां के ऊपर किया है, क्योंकि मैं जब भी वहां के ऊपर हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार की जब कहानियां पढ़ता था, टीवी पर सुनता था, मोबाइल पर देखता था, अखबारों में, समाचार पत्रों में, समाचार पत्रिकाओं में जब पढ़ता था, तो वास्तव में खून खौलने लगता था कि किस प्रकार से वहां के ऊपर हिंदू होने के कारण से जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, काश मुझे भी वहां पर जाकर काम करने का अवसर मिले। और इस बार पार्टी ने वो अवसर मुझे दिया। अब यदि पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया और मैंने अपना गिलहरी सहयोग वहां के ऊपर किया, तो मैं इस लायक कैसे बना? मुझे इस लायक बनाने वाला कौन है? मुझे इस लायक बनाने वाला कि पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो आप सबके कारण से, मेरे कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद के कारण से, हमारे हजारों कन्नौज लोकसभा में पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण से आज मुझे भी यह अवसर मिला। यह अवसर यदि मुझे मिला है तो मुझे नहीं मिला है, मेरी कन्नौज लोकसभा को मिला है, यहाँ के एक कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं जानता हूँ, मैं वहां पर कहता भी था, मैं वहां के ऊपर कहता था कि चुनाव बंगाल में है, बंगाल में चुनाव है, बंगाल के लोग चुनाव लड़ेंगे, बंगाल के लोग वोट मांगेंगे, बंगाल के लोग वोट डालेंगे, लेकिन पूरे देश की निगाह, खासकर एक हिंदू की निगाह वह बंगाल के चुनाव के ऊपर है।
वो बंगाल आ नहीं सकता, वो बंगाल के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, लेकिन वो ईश्वर के सामने प्रार्थना कर सकता है। और एक एक हिंदू प्रार्थना करता था कि इस बार बंगाल को चंगुल से निकालो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। पूरे देश के हिंदुओं की प्रार्थना जब काम आई है और महादेव ने वहां के ऊपर बंगाल में भारी भारी सरकार बनाई है, तो बंगाल समाज इस प्रकार से एकजुट हुआ, हिंदुत्व के साथ खड़ा हुआ। वो चाहे अगले हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों। आपने देखा होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज का जिस कदर 90% से भी अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, अगले समाज का 90% से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिला। आज यही कारण है कि बंगाल ने इतिहास रच दिया है। यह एकजुटता हम सबको बनाए रखनी है, अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में। याद रखना, भले तुम्हारा लड़का एक हो, लेकिन पड़ोसी 10 पड़ोसियों को बुलाकर, 10 पड़ोसियों को मिलाकर लड़के 10 करो। अपने कम से कम तुम्हारा एक नहीं, आसपास के 10 इकट्ठे रहे, आसपास के 10 बच्चे इकट्ठे रहे, पूरा गांव इकट्ठा रहे। या कोशिश करो छोटे छोटे मतभेद समाप्त करो, झूठे मतभेद, झूठा दंभ, झूठी ज्वेलसी, यह सब समाप्त करो मित्रों, तब जाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाओगे। न तो हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की राजनीति की तो किस ओर चल रही है, हमको बांटने का काम करती है। आपने देखा ही होगा अखिलेश यादव जो कल तक ब्राह्मणों को गाली देते थे, पंडितों को गाली देते थे, वो कहते हैं कि जो करते थे आप पंडित जी से पूछते ही करते हैं। तो हमारी ख्याल से किसी पंडित जी से कहलवा दो उनको, एक बार रसूलाबाद भी घूम जाए, जब से चुनाव हुआ है तब से आए नहीं है 2 बार अखिलेश जी, काम तो कुछ किए नहीं। 2 साल हो गए, पूरे 2 साल सांसद बने हो गए, देश की तीसरी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी एक ईंट भी यहाँ के ऊपर लगाई नहीं है। काहे के अखिलेश जी, और जब तुलना करते थे तो हमसे करते थे, हमसे तुलना किसकी करते थे? मुख्यमंत्री की तुलना इस सांसद से करते थे। लेकिन अब जब स्वयं सांसद हैं तो कुछ भी कन्नौज के लिए किया नहीं। अरे चलो किया नहीं तो अलग बात है, कम से कम घूम ही जाते, एक बार यहाँ के ऊपर आ ही जाते, तो एक बार आए भी नहीं है, तो शायद कोई पंडित जी उनको कह दे तो कम से कम यहाँ घूमने के लिए चले आए। मित्रों, बहुत बहुत आप सबका, आपने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, आप सबको बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको एकजुट रहना है। तमाम लोग होंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए, अपने लक्ष्य पर काम करते हुए, जो कोई लोग तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन हमको लोगों को जोड़ने का काम करना है। और निश्चित रूप से हमारे जैसा नेतृत्व किसी के पास नहीं है, मोदी जैसा ईमानदार नेता किसी के पास नहीं है, योगी के जैसा ईमानदार नेता किसी के पास नहीं है। और एक बात याद रखना, जब देश का नेता माने देश का राजा ईमानदार होता है तो प्रजा सुखी होती है, और राजा यदि बेईमान होता है तो प्रजा दुखी होती है। तो आपको तय करना है कि राजा ईमानदार रहेगा या राजा बेईमान रहेगा, आपको तय करना है। यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।